नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। अब नया टॉपिक है अपने वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा और दूसरा चलेगा फोर्स कांस्टेंट। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया था। देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं अपन। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या बोलते हैं इसको? कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा। ध्यान रखना, कंपन और घूर्णन क्या होते हैं? साथ में चलते हैं। कंपन और घूर्णन क्या होते हैं? साथ में चलते हैं। कंपन और घूर्णन स्पेक्ट्रा। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इसलिए प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि कंपन और घूर्णन साथ में चलते हैं, इसलिए प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कम प्राप्त होते हैं, नहीं के बराबर प्राप्त होते हैं। ये जो होगा ध्यान रखना, IR स्पेक्ट्रम वाले क्षेत्र में होता है, IR रीजन में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, आपको कल बता दिया था, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। IR स्पेक्ट्रम में ये प्राप्त होता है, खास करके ध्यान रखना। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो केवल द्रवों के लिए प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो द्रवों के लिए प्राप्त होते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं, द्रवों यानी कि लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रा प्राप्त, ये कुछ एक पॉइंट लिख रहा हूँ, उसे आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से यहाँ से इनकी स्टार्टिंग होती है, इनके बारे में है, आपको खास करके ध्यान रखना है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो प्राप्त होते हैं वो किसके लिए प्राप्त होते हैं? द्रवों के लिए प्राप्त होते हैं, लिक्विड के लिए प्राप्त होते हैं। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा जो होता है, द्रव अणुओं के मध्य जो अंतःक्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो होगा वो क्या होगा? रोटेशनल मोशन होगा, घूर्णन गति होगी, वो बाधित होती है। खास करके ध्यान रखना है। जबकि गैस अणुओं के लिए क्या होता है? गैस अणुओं के लिए कंपन जो ऊर्जा होती है, घूर्णन घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा होती है। ध्यान रखना है, घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा होती है, ये है वाइब्रेशनल और रोटेशनल। खास करके ध्यान रखना है। गैस के अणुओं के लिए क्या होगी? ध्यान रखना, घूर्णन के लिए कम ऊर्जा जबकि कंपन के लिए अधिक ऊर्जा होती है। ध्यान रखना, घूर्णन के लिए कम ऊर्जा, घूर्णन के लिए कम ऊर्जा जबकि कंपन के लिए क्या होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिक ऊर्जा होती है। जबकि कंपन के लिए अधिक ऊर्जा होती है, कंपन के लिए अधिक ऊर्जा होती है, कंपन के लिए अधिक ऊर्जा होती है। इनकी दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो इस प्रकार से होता है। ये किसके लिए होता है? गैसीय अणुओं के लिए होता है। ध्यान रखना, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये गैसीय अणुओं के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये गैसीय मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, गैसीय अणुओं के लिए होता है। ध्यान रखना, गैसीय अणुओं के लिए इस प्रकार से होगा। ध्यान रखना, खास करके किस प्रकार से होता है? गैस अणुओं के लिए कंपन के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में घूर्णन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से है ये, कंपन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और घूर्णन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता किस प्रकार से है? कंपन गति जो होती है घूर्णन गति के साथ होती है, जिसके कारण प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। खास करके आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? कंपन गति जो होती है वो क्या होती है? घूर्णन गति के साथ होती है, जिसके कारण क्या होता है? प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते। यदि कंपन और घूर्णन में कोई अंतःक्रिया नहीं होती है तो कंपनीय घूर्णन की कुल ऊर्जा जो होगी वो आपको क्या होगा? घूर्णन ऊर्जा और कंपन ऊर्जा के योग के बराबर प्राप्त होती है। देखिए एक समीकरण के थ्रू आपको इसको बता देते हैं। देखिए इस प्रकार से आपके पास ई टोटल है, ई टोटल यानी कि कुल ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी? ई आर प्लस ई वी के बराबर होगी। ध्यान रखना, ये कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं अपन। कुल ऊर्जा क्या होगी? ई आर और ई वी के बराबर होगी। खास करके आपको ध्यान रखना है, ई आर और ई वी के बराबर प्राप्त होगी। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ई आर और ई वी क्या है? ये है कंपन, ये है कंपन और ये है घूर्णन। खास करके ध्यान रखना, ये है घूर्णन और ये है कंपन। खास करके आपको ध्यान रखना, ईवी क्या है? कंपन है, और ई आर जो है वो रोटेशनल है, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से है, ये घूर्णन है और ये कंपन है। ई आर प्लस ईवी जो है, यानी क्या कह सकते हैं आप? रोटेशनल और जो वाइब्रेशनल है उनकी टोटल
कुल ऊर्जा जो होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी कुल ऊर्जा के बराबर होती है। कुल ऊर्जा किसको लिए लिया जाता है, ई वी जे के लिए अपन ले सकते हैं। इस प्रकार से इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं अपन, देखिए ई वी जे बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल को किस रूप में शो कर सकते हैं अपन, ई जे के रूप में, और इसको ई वी के रूप में शो कर सकते हैं। ध्यान रखना जे फोर किसके लिए आता है, जे जो होता है घूर्णन क्वांटम संख्या के लिए आता है, घूर्णन जो होती है उसके लिए आता है जे, और ई प्लस वी, ई वी जे के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये होते हैं। इसी को एक तरंग संख्या के रूप में कैसे लिख सकता है, तरंग संख्या के रूप में, तरंग संख्या के रूप में, तरंग संख्या को न्यू बार से शो किया जाता है। न्यू बार वी और जे के लिए कैसे लिख सकते हैं अपन, अलग अलग, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू जे, और ये क्या हो जाएगा, न्यू और वी के लिए इस प्रकार से हो जाएगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये हो जाएगी न्यू जे और न्यू बार, इस प्रकार से ये समीकरण हो जाएगी। खास करके ध्यान रखना है। इसे समीकरण 1 नंबर दे दिया जाता है। ध्यान रखना है, इसे कौन सा नंबर दे दिया है अपन ने, समीकरण नंबर 1 दे दिया है। खास प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। न्यू जे का मान जो होता है वो आप जानते हो कैसे क्या होता है, न्यू जे का मान आप जानते हो क्या होता है। न्यू जे का मान क्या होता है, आप लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, बी जे जे प्लस 1 होता है, बी जे जे प्लस 1 होता है। खास करके ध्यान रखना है, बी जे जे प्लस 1, इस प्रकार से बी जे जे प्लस 1 इसका मान होता है, न्यू जे का मान होता है। खास करके आपको इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार आवृत्ति के लिए भी मान पढ़ रखा है। कंपन के लिए आवृत्ति किस प्रकार से होगी, न्यू बार वी का मान जो होगा वो कैसा होता है, आपको ध्यान है, वी प्लस हाफ ऑफ, पहले लिखवा चुके हैं ये मान, वी प्लस हाफ ऑफ पहले लिखवा चुके हैं, ओमेगा ई बार, ओमेगा ई बार। इस प्रकार से एक्स वाई जेड एक्स के लिए लिखाया था, किसके लिए लिखाया था, एक्स वाई और जेड एक्सिस के लिए लिखाया था। इसका अलग अलग मान इस प्रकार से देखिए, माइनस वी प्लस हाफ ऑफ, इसी प्रकार से एक्स ई ओमेगा ई बार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स ई ओमेगा ई बार। इस प्रकार से ये समीकरण हो गई। ये कौन सी हो गई, न्यू है, और ये कौन सी है, जे के लिए है। वी और जे दोनों के लिए ये मान है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये मान है, इसका स्क्वायर होगा, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। पहले भी आप लोगों को ये बता चुके हैं किस प्रकार से है। इसका एक्स वाई और जेड निर्देशांक के लिए आपको बताया था किस प्रकार से, एक्स ई एक्स वाई जेड ई के लिए आपको ये पूरी समीकरण बताई थी। इस प्रकार से ये मान होता है, खास करके ध्यान रखना है। अब इन दोनों मानों को जो है आप क्या करोगे, इस समीकरण में रखोगे, किस में रखोगे, नंबर 1 में रखोगे। यानी कि 2 और 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर इन दोनों के मान समीकरण 1 में रखोगे, किस प्रकार से प्राप्त होगा, जो देख लीजिए आप। इसको बना करके बता देता हूं। इस प्रकार से समीकरण जो आपके सामने ए है, और उसमें आप क्या है, समीकरण 3 और 4 के मान रखोगे तो किस प्रकार से प्राप्त होगी, तो आपको खास करके देखना है किस प्रकार से प्राप्त होगी। वो समीकरण मैंने बताई थी, पीछे वाली समीकरण देख लीजिए। इस प्रकार से है, यह समीकरण है इस प्रकार से, बी जे जे प्लस 1, और यही मान आगे तक आप रखते जाओगे, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से मान प्राप्त होगी, तो देख लीजिए। क्यू बार के लिए मान क्या हो जाएगा, ध्यान रखना आप, बी जे जे प्लस 1, इस प्रकार से ये एक मान प्राप्त हुआ आपने को, इस प्रकार से बी जे जे प्लस 1। इस प्रकार से ये क्या है, किसका, फर्स्ट वाले का मान है, प्लस वी प्लस, कोष्टक में ऐसे लिखेंगे, हाफ ऑफ ओमेगा ई बार माइनस, इस प्रकार से एक समीकरण थी पूरी। आपको ध्यान है 3 और 4 वाली समीकरण समीकरण 1 में रखनी है। खास करके आपको ध्यान रखना है, वी प्लस हाफ ऑफ, वी प्लस हाफ ऑफ स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार। इस प्रकार से ये पूरी कंप्लीट समीकरण हुई है न्यू बार के लिए। ये न्यू बार के लिए मान है, समीकरण है, खास करके आपको ध्यान रखना है। न्यू बार वी जे जो होता है क्वांटम संख्या जे सहित घूर्णन स्तर होता है, और वी सहित कंपन स्तर की तरंग संख्या होती है। खास करके ध्यान रखना है, तरंग संख्या को व्यक्त करता है, ये आपके सामने रखा हुआ है, तरंग संख्या के रूप में व्यक्त कर रहा है। न्यू जो होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। ध्यान रखना, न्यू जो होगा वो क्या होगा, स्थिरांक होता है। खास करके ध्यान रखना, ये है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ध्यान रखना है, ये क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिनके घूर्णन स्तरों का मान जो होता है, घूर्णन स्तरों का मान, यानी कि जे की वैल्यू जो होती है इसे घूर्णन स्तर कहा जाता है। इनकी मान कैसे होती है, इस प्रकार से होता है, जे बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से इसकी वैल्यू होती है। खास प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। यदि संक्रमण जो होगा क्वांटम संख्या वी तथा जे सहित ऊर्जा स्तर में जो चलता है, ये जैसे देखिए आप लोग, आपको बताया था पहले किस प्रकार से वी और जे सहित था, ये देख लीजिए, ये वी और जे था, यहाँ देख लीजिए वी और जे किस प्रकार से है, यहाँ लिखा है आपके
वी और जे, ये देख लीजिए वी और जे, ये इस प्रकार से वी और जे के रूप में था, इसलिए आपको बताया था इस प्रकार से। अगर ये वी और जे के रूप में है तो आपको क्या करना है, वी और जे से तो है आपके पास, वी और जे से तो है आपके पास, वी और जे से। अब इनको किस रूप में रखना है आपको, वी से ये जेड, इस रूप में आपको रखना है। वी से जेड तो पहले था, अब आपको क्या रखना है, वी डैश जे डैश के रूप में आपको इसको मान रख कर को देखना है। तरंग संख्या के रूप में ऊर्जा अंतर को इस प्रकार से लिखा जाएगा, तरंग संख्या में ऊर्जा अंतर को इस प्रकार से लिखा जाएगा। आप यहाँ लिख करके बता देता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पर, ये यहाँ इसको मिटा देता हूँ, ये ध्यान रखना तरंग संख्या ये खास है, तरंग संख्या के रूप में था ये। डेल्टा न्यू बार जो हो गया आपके पास किस प्रकार से होगा, डेल्टा न्यू बार, डेल्टा न्यू बार जो होगा इसी समीकरण को आप कैसे लिखोगे, जे और जेड एस के रूप में लिखोगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। इसे जेड एस के रूप में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये जे जो लगा हुआ है वहां पर जेड एस लिख देना है आपको, जेड एस देख लीजिए, जेड एस जेड प्लस वन, ये जे है जेड प्लस डेस के रूप में। अब जेड डेस जहां लिखा है वहां पर वी ही भी है, वी के लिए क्या लिखेंगे आप, वी डेस लिखेंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है, वी के लिए क्या लिखेंगे आप, वी डेस लिखेंगे, खास करके आपको ध्यान रखना है। प्लस ये वी डैश प्लस हाफ ऑफ, इस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान रखना, वी डैश प्लस हाफ ऑफ ओमेगा ई बार, ओमेगा ई बार माइनस, इस प्रकार से ये वैल्यू है, खास करके आपको ध्यान रखना है, वी डैश माइनस 1/2, इस प्रकार से ये वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना है, वी डैश के रूप में है, ध्यान रखना है ये किस रूप में है, वी डैश के रूप में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आगे तक लिखना है, ये एक समीकरण होगी, ध्यान रखना ये कौन सी समीकरण होगी, एक समीकरण होगी, ये अभी तक एक समीकरण हुई है। आपको क्या है, एक तो जे के रूप में लिखना है और दूसरा क्या है, जे डैश के रूप में लिखना है। एक क्या लिखना है आपको, वी के रूप में लिखना है, दूसरा क्या है, वी डैश के रूप में लिखना है, खास करके आपको ये ध्यान रखना है। यहां तक ये एक समीकरण हुई, अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, खास करके ध्यान रखना, इसको माइनस करेंगे, किस रूप में लिखेंगे, अब ये समीकरण जो है वो जे के रूप में लिखेंगे, ध्यान रखना बी जे, अब क्या हो जाएगा, जे प्लस वन, इसी प्रकार से ये समीकरण चलती रहेगी, प्लस वी प्लस हाफ ऑफ, इसी प्रकार से लिखना है, ये समीकरण लिखने हैं, ध्यान रखना है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन है नहीं। इसमें किस प्रकार से परिवर्तन है जो बता देता हूँ, जेड एस और वी डैश, जे और वी, इस प्रकार से परिवर्तन है, खास करके आपको ध्यान रखना है, और कोई विशेष परिवर्तन इनमें नहीं है, खास करके आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, और इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार से इसको आगे तक लिखते जाओगे, किस प्रकार से होगा, हाफ ऑफ स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई बार, इस प्रकार से ये पूरी समीकरण हुई है, ध्यान रखना, ये खास समीकरण है, इसको ध्यान रखना है किस प्रकार से ये समीकरण लिखी जा रही है। इस समीकरण को इस प्रकार से अपन ने लिखा है, ध्यान रखना है, खास करके आपको ये समीकरण ध्यान रखनी है, किस प्रकार से ये समीकरण लिखी है। अब आपको क्या करना है, v बराबर 0 से v बराबर 0 से v बराबर 1, यानी कि v डैश बराबर 1 तक रेस्ट्रिकेटेड होता है, यानी कि ये बाधित हो, ये क्या होता है, रेस्ट्रिकेटेड होता है, बाधित हो, तक बाधित हो, तक बाधित हो, तब तब यह समीकरण कैसे लिखनी है, ध्यान रखना है, तब यह समीकरण किस प्रकार से लिखी जाएगी, आपको खास करके आपको ध्यान रखना है। संक्रमण कहां से कहां तक हो रहा है, ये संक्रमण हो रहा है, ध्यान रखना है, ये कंडीशन लिखनी है आपको, ये क्या है, इनकी कंडीशन है, संक्रमण किस प्रकार से हो रहा है, v बराबर 0 से v आपके कहां तक हो रहा है, डैश 1 तक हो रहा है, तब इस समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाएगा, उस समीकरण जो पीछे जो समीकरण लिखी है उसे सोल्व करके लिखना है, आपको लोगों को सोल्व करके बता देता हूं किस प्रकार से होगी समीकरण, देख लीजिए, देख लीजिए समीकरण किस प्रकार से थी, पी जे डैश जेड डैश प्लस 1, ये एक मान था आपके पास, ये मान तो रहेगा ही है, ध्यान रखना ये मान तो रहेगा ही, उसके बाद आगे वाली समीकरण को सोल्व करनी थी, किस प्रकार से है देख लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ पर बी जेड एस जेड प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे अपन वी प्लस हाफ, तो ये हाफ ही हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, हाफ ही हो जाएगा, और इसको स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4 स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, ये 9/4 एक्स ओमेगा स्क्वायर, बाकी बी जे जे प्लस 1 और ये भी हाफ और रहेगा, और ये 1/4 के रूप में हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे अपन तो ये 1/4 के रूप में हो जाएगा, खास करके आपको
ध्यान रखना है, इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से होगा अभी मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है। ये 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा ई बार माइनस 9/4 हो जाएगा। वो क्या था 9/4 हो जाएगा, 1/2 था, जो खास करके ध्यान रखना 1/2 का होल स्क्वायर था। इस प्रकार से उसे सोल्व करेंगे आगे तो किस रूप में हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। खास करके ध्यान रखना, ये एक वैल्यू प्राप्त हुई थी, ये एक वैल्यू प्राप्त हुई थी। उसी में ये जेड एस की वैल्यू है, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस लगा करके बी जे के लिए लिखोगे बी जे जे प्लस 1। खास करके ध्यान रखना है किस प्रकार से ये सोल्व हो रहा है, उसमें आपको मैंने पहले बता चुका था। इस प्रकार से ध्यान रखना है इसको, हाफ ऑफ ओमेगा ई बार, हाफ ऑफ ओमेगा ई बार इस प्रकार से माइनस 1/4 एक्स ई ओमेगा ई बार। इस प्रकार से ये संपूर्ण समीकरण हुई है। संपूर्ण समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाएगा, खास करके आपको ध्यान रखना है। ये पूरी समीकरण है, इस समीकरण को इस प्रकार से सोल्व करी है। देख लीजिए ये बी जेड एस है, जेड प्लस 1 है, यूं का यूं लिखा है। ये हाफ ऑफ है, हाफ को ऐसा का ऐसा लिखा है अपन ने। फिर क्या किया, इसका 1/4 है, यानी कि इसको क्या कर दिया है अपन ने 1/2, यानी कि 9/4 इस रूप में आया है। इसे सोल्व करेंगे तो अपन एक्स ही ऊपर, और इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 के रूप में आया है, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, और ये जो सोल्व करेंगे उसे 3/2 के रूप में इसे सोल्व किया है। ध्यान रखना पूरी तरीके से 3/2, और ये 9/4 है, और 1/2 है, और 1/4 है। इसे पूरी तरीके से अगर अपन सोल्व करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होती है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। अब इनमें क्या करेंगे, इन्हें कॉमन लेकर के आप लिख सकते हो। किस प्रकार से इनको लिखा जा सकता है, इनको एक साथ कॉमन लेकर के लिख सकते हो। यहाँ पर लिखेंगे अपन डेल्टा न्यू बार। अब इस तरीके से देख लीजिए, इस समीकरण को आप कॉमन लेकर के लिख सकते हो। किस प्रकार से कौन सी चीज इसमें कॉमन आएगी आपको खास करके ध्यान रखना है। देख लीजिए यहाँ पर कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है बी कॉमन आ रहा है। खास करके कौन कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर ये भी बी है और ये भी बी है, तो इसको बी को बाहर लेकर के आ गए हैं अपन। यहाँ पर बी को क्या किया है अपन, बाहर लेकर के आ गए हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना है। फिर क्या हुआ, फिर ये क्या है जेड जेड प्लस 1, ये लिख दिया आपने जेड 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 एस प्लस 1। इस प्रकार से ये वाली समीकरण लिखी है अपन ने। ध्यान रखना है जे जे प्लस 1 और माइनस जे जे प्लस 1, इस प्रकार से इसको लेकर के आए हैं माइनस जे और जे प्लस 1। इस प्रकार से इसको एक साथ लिख दी है। ध्यान रखना इस इक्वेशन को एक साथ लिख दी है। अब क्या रखा है अपन ने, अब अपन ने क्या रखा है ओमेगा ई, और इस प्रकार से इनमें से जो कॉमन आया वो कौन सा आया, ओमेगा ई आया कॉमन। ओमेगा ई बार माइनस 2x ई ओमेगा ई बार। ये इस प्रकार से आपकी कंप्लीट समीकरण प्राप्त होती है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट समीकरण है। इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होती है। देख लीजिए इसे कॉमन लेकर के करने पर इस प्रकार की वैल्यू प्राप्त होती है। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ये वैल्यू आपको प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार से इस समीकरण को वापस रीअरेंज करते हैं, पूरा रीअरेंज करके लिखेंगे तो किस प्रकार से होगी देखिए। तो किस प्रकार से होगी ये डेल्टा न्यू बार बराबर, ये इसी समीकरण को कैसे क्या करनी है आपको रीअरेंज करके लिखनी है। किस प्रकार से लिखेंगे जो देख लीजिए आप, बी जे जे माइनस 1 बी जे डैश माइनस जे, इस प्रकार से लिखा है अपन ने। कैसे लिखा है बी जेड माइनस जे, इस प्रकार से इनको साथ में लिखा। देखो जे1 और जे डैश और जे को साथ में लिखा है। ध्यान रखना जे डैश और जे को साथ में लिखा है। अब इसमें कौन सी समीकरण हो जाएगी, जे प्लस जे डैश और प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे जे डैश प्लस 1 हो जाएगा। खास करके आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। अब इसको साथ में रखा जा सकता है, एक्स ही इसमें कॉमन है। देख लीजिए ये ओमेगा ई बार इसमें कॉमन है, ओमेगा ई बार तो 1 माइनस 2x ई, इस प्रकार से लिखा है अपन ने। और ओमेगा ई बार आपके कॉमन आ जाएगा। खास करके ध्यान रखना ओमेगा ई बार जो हो गया वो क्या हो गया आपके कॉमन हो गया। इस प्रकार से इसके बीच में ये प्लस का निशान आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए ये ओमेगा ई बार कॉमन आया है, ओमेगा ई बार कॉमन ले लिया 1 माइनस 2x ई ओमेगा ई बार। इस प्रकार से समीकरण हो गई है। ध्यान रखना खास करके किस प्रकार से समीकरण हुई। अब ये जो वैल्यू है आपको, ये जो 1 माइनस 2x ई लिखा है आपने, इसको क्या करना है 1 माइनस 2x ई, और ये जो वैल्यू अपन ने ली है, ये जो वैल्यू अपन ने निकाली है, उसका मान आपको किसके बराबर रखना है, W0 के बराबर रखना है। W0 जो क्या है वो क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना है क्या है वो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ ये जो समीकरण समाप्त होती है, कंप्लीट होती है। देख लीजिए इसी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा
W0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट पेज पर लेकर के आपको बता देता हूं, देख लीजिए किस प्रकार से समीकरण होगी। आपके पास क्या हुआ, डेल्टा न्यू बार बराबर है, आपके पास डेल्टा न्यू बार की वैल्यू आप लोगों को पता है किस प्रकार से चल रही है। उस समीकरण को आपको लेकर के पूरा लिखना है, किस प्रकार से आपको ध्यान है उस समीकरण को पूरा लिख दीजिए। किसे क्या होगा आप लोगों को बता देते हैं। डेल्टा न्यू बार बराबर होता है बी, आपने यहाँ लिख दिया बी। फिर क्या लिखा था आपने, देख लीजिए पीछे, जेड माइनस जे, ये लिखा आपने जेड माइनस जे। इस प्रकार से उस समीकरण को पूरा लिखना है आपको। कैसे क्या लिखना है, बी जेड माइनस जे, फिर क्या आया था जे प्लस, ये लिखा आपने जे प्लस, फिर क्या आया था जेड डैश माइनस वन, इस प्रकार से आया था। देख लीजिए यहाँ पर ये समीकरण है, देख लीजिए जे माइनस जे, जे जे प्लस जे डैश प्लस वन, इस प्रकार से ये समीकरण आया था, प्लस वन, इस प्रकार से ये समीकरण आया था। खास करके आपको ध्यान रखना है, जेड जे प्लस वन, इस प्रकार से ये समीकरण आया था। अब इसको क्या है, W0 के बराबर रखना है, तो ये प्लस के बाद W0 आ रहा है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो इसको आगे अपन कर सकते हैं W0 कर सकते हैं, इस प्रकार से देख लीजिए, चाहे आगे लिखिए पीछे लिखिए, ये इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हुई। खास करके ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, इस प्रकार से ये समीकरण प्राप्त होती है। ये किसके लिए है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी वैल्यू को लिखा गया है, खास करके ध्यान रखना। इसके लिए अब क्या होता है, ये कंप्लीट समीकरण है, ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है, इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को बता देता हूं, जे बराबर डेल्टा जे बराबर प्लस वन हो, डेल्टा जे बराबर क्या हो, प्लस वन हो। डेल्टा जे बराबर प्लस वन हो तो क्या होता है, जे माइनस जे बराबर प्लस वन होता है, तो क्या होता है, जे माइनस जे बराबर क्या होता है, प्लस वन होता है। ध्यान रखना, जे माइनस जे बराबर प्लस वन होता है। अगर इसको इधर उधर चेंज करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, जे डैश बराबर क्या होता है, वन प्लस जे हो सकता है, या जे प्लस वन हो सकता है। ध्यान रखना, जे प्लस वन या जे प्लस वन या वन प्लस जे लिख सकते हैं, इस प्रकार से खास करके ध्यान रखना है। जे डैश बराबर क्या हो सकता है, जे प्लस वन हो सकता है, इस समीकरण को ध्यान रखना है। ये किसके लिए था, डेल्टा जे बराबर प्लस वन के लिए। अगर डेल्टा जे बराबर माइनस वन हो तो किस प्रकार से होगा, ध्यान रखना, डेल्टा जे बराबर माइनस वन हो तो इसके लिए क्या होगा, ये डेल्टा जे बराबर माइनस वन इस प्रकार से हो जाएगा। खास करके ध्यान रखना, जे डैश माइनस वन इस प्रकार से प्राप्त होगा। खास करके आपको ध्यान रखना है, जे डैश माइनस डैश। अब ये यहाँ पर प्लस वन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। खास करके आपको ऐसे ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। अब इस समीकरण को इसी प्रकार से आप लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसको लिखने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, ये प्राप्त हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा जे बराबर क्या हो जाएगा, अब आपके पास जे डैश प्लस वन। खास करके ध्यान रखना, जे बराबर क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस वन प्राप्त होता है। खास करके ध्यान रखना, जे की वैल्यू आपको बता दी है। जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू यहाँ लिख करके बता देता हूँ, 0 1 2 और 3 एंड सो ऑन तक होती है। और जे डैश की वैल्यू क्या होती है, जे डैश की वैल्यू भी यहाँ पर 0 1 2 और 3 एंड तो ऑन होती है। खास करके आपको ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशनों के लिए ट्रांजिशंस बताना है, संक्रमण बताना है। दो कंडीशन है, इन दो स्थितियों के लिए संक्रमण इस प्रकार से होगा। ध्यान रखना, दो कंडीशन के लिए संक्रमण इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ये इनका संक्रमण है। खास करके आपको ध्यान रखना है। अब इनके लिए डेल्टा न्यू बार की वैल्यू किस प्रकार से होगी, जो आप लोगों को बता देता हूं। संक्रमण फर्स्ट के लिए देखिए, संक्रमण फर्स्ट के लिए डेल्टा आपको ये वैल्यू लिखनी है। कैसे हो गए, डेल्टा न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए इस कंडीशन के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके ओमेगा 0, या नीचे लिख करके बता देता हूं इसको, इसके लिए क्या हो जाएगी, डेल्टा जे बराबर प्लस वन के लिए क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हो। न्यू बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 0 प्लस, अब बी आपके पास है ही है, 2b j+1, 2b j+1, इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी। खास करके आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए था, j बराबर 1 के लिए था। अब j बराबर -1 के लिए क्या हो जाएगी, j बराबर -1 के लिए क्या हो जाएगी,
ये वैल्यू होगी, यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। डेल्टा जे बराबर -1 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा 0 माइनस आ जाएगा, यहाँ पर खास करके ध्यान रखना क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा -2b और जे। इस प्रकार से इसकी वैल्यू हो जाएगी जे जेड डैश प्लस 1, जेड डैश प्लस 1, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ जाएगी। खास करके ध्यान रखना, जे प्लस 1 के लिए ये देख लीजिए जेड डैश प्लस 1, और इसके लिए देख लीजिए जे प्लस 1, ये देख लीजिए जे प्लस 1। इस प्रकार से इसको आपको ध्यान रखना है। खास करके क्या हो जाएगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा। ये खास करके ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा, जे प्लस 1 हो जाएगा। खास करके ध्यान रखना है, यहाँ लिख देता हूँ वापिस, जेड डैश प्लस 1 हो जाएगा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्या होता है, ये आपने दोनों की ये तरंग संख्या के रूप में इनका वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पर ये समीकरण आप लोगों के समाप्त होती है। अब इसके लिए एक छोटा सा इसका मान और है, उसे मैं आप लोगों को और आपके सामने बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर क्या मान प्राप्त होता है आपको, दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, दोनों समीकरणों को एक साथ लेकर के आओगे तो किस प्रकार से मान प्राप्त होगा, ध्यान रखना, प्लस माइनस में दोनों में क्या मान प्राप्त होगा, प्लस माइनस में 2b, और फिर पीछे लिख दोगे एम। क्या लिख दोगे, पीछे एम लिख दोगे। और किस रूप में होगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में होता है। खास करके ये फाइनली इक्वेशन है अपना, किस रूप में प्राप्त होता है, ये सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में प्राप्त होता है। एम बराबर क्या हो सकता है, एम बराबर आप लोग जान ही गए, एम बराबर जे प्लस 1 और -1 दोनों हो सकता है। एम बराबर क्या होता है, जे प्लस 1, और एम बराबर क्या हो सकता है, माइनस जे डैश प्लस 1, इस प्रकार से हो सकता है। ध्यान रखना खास करके ये एम है, और एम बराबर इसकी वैल्यू किस रूप में होगी, प्लस माइनस, एम बराबर किस रूप में होगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 के रूप में, एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे तक चलती रहेगी। ये किसके लिए होगी, ये आपके एम की वैल्यू होगी। खास करके आपको ध्यान रखना है। W0 जो आपके लिए बताया है, W0, ये W0 क्या है आपको पहले बता चुके हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखना कौन सी है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। खास करके आपको ध्यान रखना है, क्या है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। प्लस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, प्लस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, प्लस चिन्ह के लिए क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह के लिए जो प्लस चिन्ह आपको दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जे बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जे बराबर +1 होता है। खास करके ध्यान रखना है। और माइनस चिन्ह के लिए क्या होगा, माइनस चिन्ह के लिए क्या होगा, ये कि ये समीकरण हो जाएगी आपके सामने, इसी प्रकार की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा जे बराबर क्या होता है, -1 होता है। यह पूरी कंप्लीट समीकरण किसके लिए है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए है। ध्यान रखना है खास करके। और W0 जो है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, मूलभूत आवृत्ति है, और इसका उद्गम जो होता है वो क्या कहलाता है, इसकी मूलभूत इकाई से इसका उद्गम होता है। ये खास है। इस प्रकार से यहाँ पर ये आपकी टॉपिक समाप्त होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट इसी प्रकार से आगे की ओर चलते हैं, आप लोगों को बता देते हैं फोर्स कांस्टेंट। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। फोर्स कांस्टेंट, बल नियतांक। बल नियतांक, बल नियतांक क्या है आप लोग जानते हो। पहले अपन ने एक हुक समीकरण लिखी थी, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, F बराबर -kx। इस प्रकार से आपको एक पहले हुक जो नियम था वो आपको लिखाया था। इसी हुक नियम के आधार पर फोर्स कांस्टेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को पहले भी पढ़ा था आपने, आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति या जो म्यू बार है वो ओमेगा ए बार जो है वो किसके बराबर होता है, 1/2πc √k/μ के बराबर होता है। और म्यू क्या होता है वो आपको बताया था, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। क्या होता है, रिड्यूस्ड मास। ये पूरी इक्वेशन फोर्स कांस्टेंट के लिए है। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा फोर्स कांस्टेंट इसके बारे में। और आइसोटॉप जो भी है लास्ट टॉपिक अपना जो बाकी रहता है उसके बारे में आपको स्टडी कराई जाएगी। और ये लास्ट में आप लोगों को वापस से रिवाइज करवा दिया जाएगा। फोर्स कांस्टेंट बल नियतांक क्या है, उसका डिटरमाइनेशन किस प्रकार से होता है, खास करके ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद बच्चों।